ये वाला क्वेश्चन चल रहा है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय टीचर इज डिटरमेंटल फॉर अ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनमें से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? तो हानिकारक नुकसानदा कौन सी है? गिविंग ब्लैक स्टार्स टू मोटिवेट नॉन परफॉर्मेंस स्टूडेंट। ये बच्चों को मतलब जैसे गोल्ड स्टार वगैरह देते हैं, 5 स्टार 1 स्टार, तो जिसने मोटिवेट करने के लिए नॉन परफॉर्मेंस स्टूडेंट को कि चलो सबको दे ही रहे स्टार, तो इसको ब्लैक स्टार दे दिया जाए। तो ब्लैक स्टार देना ये निगेटिव में आता है, डिटरमेंटल और कंस्ट्रक्टिव टीचिंग प्रोसेस है, नुकसानदार साबित होंगी इस तरह से। तो ये तो पहला क्या था कि कंसिडर करना स्टूडेंट को पेस ऑफ लर्निंग व्हाइल असाइनिंग देम वर्क, कि विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना। मतलब क्या होता है इसका? मतलब क्या होगा? जब उनको असाइन कर रहे होते हैं वर्क, तो उनमें उनका पेस रफ्तार देखना, अधिगम गति को याद रखना, तो ये नहीं होगा नुकसान। असेसिंग लर्निंग यूजिंग मल्टीपल मोड्स, के अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, ये भी पॉजिटिव है। बीइंग सेंसिटिव एंड कंसिडर टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर, कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना, ये सारा पॉजिटिव था, लेकिन ब्लैक स्टार देना नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है शुड इंटिविटिव थिंकिंग बी इनकरेज इन द क्लासरूम, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? मतलब खुद से आंसर देने वाले इंटिविटिव थिंकिंग इनकरेज किया जाना चाहिए कि यस, चिल्ड्रंस इंटिवेशन एंड गेसेस हेल्प देम टू डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग, कि उसका कारण क्या रहेगा कि हाँ, बच्चों को सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। नो तो नहीं रहेगा। और यस बट टीचर शुड इमीडिएटली टेल करेक्ट आंसर, कि हाँ, खुद भी सोचना लगाइए और सोचने के बाद जैसे उसने गलत आंसर दिया तो इमीडिएट उसको करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो क्या रहेगा, पहले उनके दिमाग पर जोर देने लगाना है, इमीडिएट आंसर्स नहीं बताना रहता है, तो वो निगेटिव में आता है। नो इंटिविटिव, तो नो जब आ गया तो उसके आगे का तो काम पे ही नहीं रहेगा। और उसका मतलब क्या है कि इंटिविटिव थिंकिंग इज सब्जेक्टिव एंड नॉन साइंटिफिक, ये व्यापारिक और अवैज्ञानिक है, इसलिए नहीं। इंट्यूशन आर मोर कंजेक्टिव एंड नीड टू बी डिस्कार्डेड, ये उसे अलग ही रखना चाहिए, केवल कल्पना होती है ये, तो ये दोनों भी नहीं है। नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग वाला। यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रियर एक्सपीरियंस, के पिछला एक्सपीरियंस के हिसाब से लर्नर के हेल्प लर्नर टू बिल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये क्या कर रहे होते हैं कि हेल्प करता है लर्नर को बिल्ड करने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। रीजन ये है कि लर्नर की एक्टिवली कंस्ट्रक्ट होता है उनकी देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग, हाँ, कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और एक्टिविटीज प्रेजेंट टू देम। मतलब क्या हो रहा है इसमें, यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल फॉलोड बाय डिस्कशन बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रियर एक्सपीरियंस, कि लर्नर के पिछले एक्सपीरियंस। मतलब क्या हो रहा है पढ़कर बताइए, इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ विजुअल, मतलब क्या हो गया, दृश्य की समग्र का इस्तेमाल करते हुए, मतलब दिखने वाले चीजों का डिस्कशन होना लर्नर के पिछले एक्सपीरियंस जिसमें आएगा, और जो हेल्प करेगा लर्नर को उनका बिल्ड करने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संकल्पनात्मक समक्ष को बढ़ावा देगा जो, इसलिए। और रीजन क्या है कि लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज, कि अपने जो खुद के आइडिया होते हैं उसके अंदर नए आइडियाज वो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद की एक नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और एक्टिविटी प्रेजेंट टू देम, कि उनके सामने जो मटेरियल या एक्टिविटी रखी जाती है उसकी बुनियाद पर। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
कि आर्ट जो है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग में अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको कैसे देखना होता है कि मिसाल के तौर पे इसको उल्टा पढ़कर देखना है। मिसाल के तौर पे लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और एक्टिविटीज प्रेजेंट टू देम। बिकॉज बिकॉज लगा देना है हमारे पास और फिर से पढ़ना है। बिकॉज यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल फॉलोड बाय डिस्कशन बेस्ड ऑन लर्नर्स प्योर एक्सपीरियंस हेल्प लर्नर टू बिल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो एक ही बात चल रही है पूरी, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये जवाब जो है तो सही आ रहा है। उसके बाद में है नेक्स्ट के चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश वे एंड नॉट इन डैश वे। कि बच्चे कैसे सीखते हैं स्पाइरल वे में, स्पाइरल वर्तुलाकार यानी गोल गोल दायरे वे में, ऐसे में स्पाइरल हो जाए, स्पाइरल बाइंडिंग जैसी आती है स्पाइरल। तो स्पाइरल क्या हो रहा होता है कि स्पाइरल वे में, और लीनियर मतलब होता है कि लाइन वे में, एक लीनियर। तो चिल्ड्रन लर्न करते हैं स्पाइरल वे में, नॉट इन लीनियर वे। तो ये याद रखना है। अब अगर ये जवाब नहीं आता तो बहुत सारों को लग सकता था लीनियर स्पाइरल, मैकेनिस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्ट। बहुत सारों को लग सकता था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो आती है कि निर्देशात्मक या संरचनावादी थ्योरी जो है तो ये बहुत हेल्पफुल होती है, तामीराती नजरिया। तो ऐसा समझ सकते थे हो कि अंडर अनस्ट्रक्चर्ड, तो ये तो अनस्ट्रक्चर्ड था, ये तो निगेटिव था। मैकेनिस्टिक ये कोई गलती कर सकता था, लेकिन उसका सही वे है स्पाइरल, और लीनियर वे में नहीं। ये आ जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट 25 टू प्रोवाइड अ कंडक्टिव कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग अ टीचर शुड। के ये वाला रिपीट हुआ है, इससे पहले भी आया है। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के लिए लर्नर को एक टीचर ने क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि दैट इमोशन एंड कॉग्निशन एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर। जब इसमें ये टर्म नहीं था, उसमें इंटर रिलेटेड या दूसरे कुछ टाइप में था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा बदला गया है कि कंसिडर करना है कि इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं एक दूसरे पर। ओनली ऑन इमोशन, ये वाले निगेटिव हो गए। नो रिलेशनशिप रहेगी इमोशन और कॉग्निशन में, ये निगेटिव हो गया। उसी तरह से टू इनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू सेट लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। तो इनकरेज करना है जब मानी फेज लर्निंग, क्योंकि मानी फेज अर्थपूर्ण, इस पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कि उन्हें सार्थक शिक्षण भी कहा जाता है, कभी अर्थ से सार्थक, मीनिंगफुल लर्निंग तो सार्थक शिक्षण। इसके लिए शुड बी मोटिवेटेड टू सेट लर्निंग गोल्स, लर्निंग के गोल बनाने चाहिए रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। ये परफॉर्मेंस से ज्यादा लर्निंग के गोल बनाने पर जोर देना है। आप उल्टा नहीं कर देना कि सेट परफॉर्मेंस गोल रेदर देन लर्निंग। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, उससे याद रखना। उसके बाद है व्हाट डू एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इंडिकेट। कि विद्यार्थी के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती है या फिर क्या बताती है मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, कि क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंट होती है अडल्ट से। इससे पहले अलग तरह से पूछा गया था सवाल। तो इसमें क्या है कि डू एरर्स स्टूडेंट वर्क इंडिकेट, कि गलतियां क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं, उसका मतलब क्या निकलता है। तो इसका ये निकलता है कि स्टूडेंट की थिंकिंग क्वालिटी के हिसाब से, म्यारी हिसाब से अडल्ट से अलग होती है, मुख्तलिफ। स्टूडेंट्स इनएबिलिटी ऑफ मीनिंग वर्किंग विदाउट डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अदर। तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बिना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के इनएबिलिटी भी बता दिया गया, तो निगेटिव हो गया। डीमोटिवेशन आ गया। टोटली अपॉन एक्सटर्नल रिवार्ड। इंफेरियर कॉग्निटिव, इंफेरियर सुपेरियर मतलब ज्यादा, और इंफेरियर कमी, कमी होना स्टूडेंट की कमी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज में कंपेयर करे अगर दूसरे साथियों से, यहाँ बड़ों से नहीं साथियों से तुलना की जा रही। तो ये वाला हो गया निगेटिव। उसके बाद में है 28 मैच द फॉलोइंग प्रोसीजर्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग विद देयर डिस्क्रिप्शन। एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें बगैर आंसर देखे के पहले आपको बताना है। ह्यूरिस्टिक मतलब क्या है, एनालॉजी मीन्स एंड एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। सपोज कीजिए ये 2024 के जुलाई में आ गया सवाल, तो आप इसका जवाब क्या देंगे।
एक का तीसरा, उसके अलावा ऑनलाइन से भी जवाब बोलिए। या फिर इसको स्किप करके आ जाते थे। कोई भी एक जिसका आपको 100% पता है। उसका देखिए, ए का है दूसरा, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इससे याद रखिए, एल्गोरिथम कलन विधि। तो इसका हो जाएगा एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि। उसके बाद ह्यूरिस्टिक, जैसे कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है कि अनुमानिक और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। इसमें क्या आ गया, अ जनरल स्ट्रेटेजी लीडिंग टू द करेक्ट आंसर। एक ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी हिकमत अमली जो कि पहुंचती है करेक्ट आंसर तक, जो कि अनुमान लगाना एक्सपीरियंस की बेस पर, बुनियाद पर, ये उसका मतलब में आ गया। एनालॉजी मतलब क्या हो गया, उसका हो गया फर्स्ट, कीपिंग इन माइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम सिमिलर टू द प्रॉब्लम एट hand। तो सी का आपने सही दिया था। एनालॉजी, इसका क्या था कि कीपिंग इन माइंड, के दिमाग में रखना मिलती जुलती समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखना, मिलती जुलती समस्याओं के समाधान को। इसको हम हिंदी में क्या करेंगे, तुल्य रूपता। और ह्यूरिस्टिक को कहेंगे स्वानुभुविक शोध प्रणाली के मतलब शोध करना है, फाइंड आउट करने की प्रणाली। और स्वानुभुविक, स्व मतलब खुद से, अनुभविक अनुभव से आ रहा है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर स्वानुभविक शोध प्रणाली के फाइंड करने की, ह्यूरिस्टिक सर्च एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। उसके बाद मीन्स एंड एनालिसिस, उपाय अंत विश्लेषण, तज्जिया, मीन्स एंड उपाय अंत के नतीजा फेज तज्जिए पर पहुंचना। तो जो कि क्या हो जाएगा, थर्ड, कि डिवाइड करना प्रॉब्लम्स को सब गोल्स में। एक प्रॉब्लम आगे बढ़ी तो मीन्स एंड एनालिसिस से याद रखिए, कभी भी इसका 3 बार रिपीट हुआ ये सवाल, अभी की अभी आज में। तो सब गोल्स में डिवाइड किया जा रहा है, सॉल्व करा जा रहा है हर गोल को। तो इस तरह से सही उत्तर प्राप्त करने की एक सामान्य नीति, ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिथम, इसका क्या हो गया फिर से बोलिए, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एनालॉजी, माइंड में रखना प्रॉब्लम सिमिलर टू द प्रॉब्लम एट हैंड। मीन्स एंड एनालिसिस, सब गोल्स से याद रखना। उसके बाद लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कि लर्निंग जो है तो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है, कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय तरीके से महत्वपूर्ण रूप से, कि अहमियत के हामिल रूप से असरअंदाज होती है पर्सनल और उसी तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कि एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स। कि अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा होता है, सलाहियती और एटीट्यूड वाला। तो एटीट्यूड दोनों क्या है, पर्सनल फैक्टर्स हो रहे, अभिरुचि और अभिवृत्ति। रिलीजन और अटेंशन नहीं आएगा जिसमें, कि पर्सनल एज वेल एज इन्वायरमेंटल। तो पर्सनल से पर्सनल का यहाँ पर आ गया, पर्सनल फैक्टर। हर बार ऐसा नहीं है कि यही आना, टर्म बदल भी सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी नहीं हो जाएगा। बहुत सारों को लग सकता है कि सोशल ज़्यादा आता है, इन्वायरमेंट आ गया तो उस हिसाब से कम्युनिटी यहाँ पर आ जाए, इंटरेस्ट और कम्युनिटी तो ये नहीं रहेगा। एज एंड स्कूल, इन्वायरमेंटल, तो बात किसकी की जा रही है, कि पर्सनल भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी। और इसके हिसाब से क्या है कि लर्निंग अफेक्ट हो रही है, तो लर्निंग से क्या होगा, सलाहियत, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। इसलिए तो उस वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं लिया गया। अगर कुछ और होता था, दिलचस्पी, अभिरुचि पढ़ाई में, तो इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी इसमें कुछ आ सकता था बाकी, इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से।
जब एज और स्कूल नहीं आता था। और अभी पर्सनल लर्निंग हो गया। लर्निंग जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा पर्सनल और इन्वायरमेंट फैक्टर पर, तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड रहेगा। इन अ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, लर्निंग एंड नॉलेज क्या होता है? सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान क्या होता है? आमोजिश और नॉलेज। आमोजिश शरीर में क्या हो जाएगा? को कंस्ट्रक्टेड होगा लर्नर से विद द सपोर्ट ऑफ फ्रॉम टीचर, कि शिक्षक की मदद से विद्यार्थी द्वारा सह संरचित होता है। को कंस्ट्रक्टेड होना मतलब क्या होगा? एक कंस्ट्रक्शन हो गया और एक को कंस्ट्रक्टेड, तो इसका मतलब बताइए। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, और को कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होगा? को लग गया तो क्या होगा? पहले का तो था कि ट्रांसमिट होना टीचर से लर्नर में, तो ये तो नहीं रहेगा। डिस्कवर होना इंडिपेंडेंटली बाय लर्नर, के बच्चे से खुद ही डिस्कवर किया जा रहा है, तो ये भी नहीं। डायरेक्टेड एंड डिक्टेटेड ओनली बाय टेक्स्ट बुक्स, तो ये तो निगेटिव हो गए। अब को कंस्ट्रक्टेड का मतलब बताना है। जैसा बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, को वर्किंग स्पेस, कोऑपरेटिव, हाँ, तो को का टर्म में शरीक हो जाता है, तो को कंस्ट्रक्टेड, हाँ बराबर। तो उस हिसाब से हाँ, सह संरचित के उस हिसाब से क्या हो गया? तो इसमें आ जाएगा सह संरचित के को वर्किंग, के मतलब साथ काम करने, शरीक, शिरकत वाला, भागीदारी वाला, तो को इस तरह से आ जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक, ऐसा आता है, को बहुत जगह पे आता है को। तो यहाँ पर को कंस्ट्रक्टेड, तो कंस्ट्रक्ट किसकी तरह से हो रहा है कि लर्नर और सपोर्ट लग रहा है टीचर का। तो सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में लर्निंग और नॉलेज, ये दोनों भी को कंस्ट्रक्टेड होंगे लर्नर सपोर्ट ऑफ टीचर से। तो ये पीडीएफ भी हुआ खत्म। उसके बाद में है नेक्स्ट पीडीएफ, जो कि इस तरह से है कि विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, कि इनमें से विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से होता है? तो कॉग्निटिव डोमेन होता है इल्मी शौरी, सीखने वाला संज्ञानात्मक क्षेत्र, हासिल इल्म वाला। तो अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा कॉग्निटिव डोमेन में आता है। उसी तरह से है कि सना ने लर्न टू होल्ड अ ग्लास, के एक ग्लास को होल्ड करना सीख लिया ना बॉटल, बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन, कि इससे पहले कि वो पेन या बटन को पकड़ पाए हर शर्ट का। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट, कि इस एग्जाम्पल से क्या इंडिकेट हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमल डिस्टल, कि सेंटर टू पेरिफेरल होता है, ग्रॉस मोटर का उसमें इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी चीजों को पहले पकड़ रही है वो, ग्लास और बॉटल को, उसको पेन और बटन को पकड़ना नहीं आया अभी, तो फाइन मोटर में था। तो ये इस तरह का डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज रिजल्ट ऑफ, कि डेवलपमेंट चिल्ड्रन का रिजल्ट किस में है? इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसमें आ जाएगा। इंट्रैक्शन होगा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का। और इसमें से कौन सा प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन नहीं? तो गवर्नमेंट नहीं है, बाकी फैमिली, पीयर्स और नेबरहुड, साथी, नेबरहुड, फैमिली, तीनों भी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी में आ जाते हैं। ऑन द बेसिस इफ द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज टू हाइंस डिलेमा, लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रपोज किया कि स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मोरल का मतलब होता है नैतिक निर्णय लेने वाला, कि जिसमें डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन लेने वाला ऐसा धर्म संकट कि जिसमें क्या करे क्या ना करे, कोई सिचुएशन आती है, तो मोरल डिलीमा उसको नाम दे दिया गया, दुविधा। डिलीमा यानी दुविधा। तो कोलबर्ग की मोरल डिलीमा, डिसीजन लेने में दुविधा। उसके बाद में है नेक्स्ट, 9 ईयर ओल्ड लीला क्लासीफाई किया कलेक्शन ऑफ बटन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कि उसने बटन जमा किए साइज के हिसाब से। शी देन combines all group of button and redistributes them on the basis of folds on them,
कि उसके अंदर कितने होते, जैसे किसी में 2 4 5 ऐसे होते, तो उसके हिसाब से कैटेगराइज किया, रिडिस्ट्रीब्यूट किया। तो जीन पियाजे के थ्योरी के हिसाब से लीला ने कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है? कंक्रीट ऑपरेशनल में है, क्योंकि SPCF, तो सी वाली कंक्रीट, कि उसको ये चीज आ गई कि उसको कैटेगराइज करना है, और रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट उसको आ गया, तो मूर्त प्रक्रिया में चले गई, वो मूर्त संक्रियात्मक के कंक्रीट ऑपरेशनल में चले गई। तो ये आ जाएगा उसका कंक्रीट ऑपरेशनल वाली ये स्टेज है। और फॉर्मल में हाइपोथेटिको आ जाए, तो ये हो गया लीला का। उसके बाद में है डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफर देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स। जैसे कि स्कीमास का अभी जो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो स्कीमास या फिर स्कीम्स जो होती है उसके अंदर अगर कोई एसिमिलेशन होता है, जब चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म करते हैं उनके एक्सपीरियंस को फिट करने एग्जिस्टिंग स्कीमास में, तो अगर एग्जिस्टिंग है तो एसिमिलेशन होगा, और अगर मॉडिफाई होगा तो अकोमोडेशन हो जाएगा। ये याद रखना है। उसी तरह से है कि लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कहती है कि सोशल कल्चरल थ्योरी है, जो कि आर्ग्यू करा था चिल्ड्रन के लर्निंग टेक्स प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट। वाइगोट्स्की जब भी नाम आ गया तो सोशल और कल्चरल, उसी तरह से प्राइवेट स्पीच, सेल्फ रेगुलेशन वगैरह सब आ जाता है। उसी तरह से व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर्ड टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड टू हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ZPD की बात की गई, तो टीचर क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग कर रहा है, मतलब इसकी मदद कर रहा है। उसी तरह से इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है कि लर्नर प्ले करते हैं एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम उसे कहा जाएंगे जहाँ पर लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट होंगे, नॉट पैसिवली। और उसी तरह से बाकी ऑप्शन क्या आते हैं, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, बेस्ड ऑन समेटिव, ये वाला भी नेगेटिव में ज्यादा आता है डायरेक्ट, और रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट ये नेगेटिव। Dash intelligence refers to the ability to recognize and respond appropriate to the mood, temperament and intention of the others. इंटरपर्सनल, इंटर मतलब दूसरों का, इंट्रा मतलब खुद का। तो इससे याद रखना है कि ये वाला था कि दूसरों का एबिलिटी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं मूड को, टेम्परमेंट को, दूसरों के मनोदशाओं, संभावों, स्वभावों और आशाओं को पहचानना दूसरों की, इंटरपर्सनल। उसी तरह से NEP पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये कहती है कि चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन होम और लोकल लैंग्वेज, के क्लासेस जो रहेंगे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाना चाहिए, बोली या फिर भाषाओं में। यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं होना, डिस्करेज करना, और हेवीली डिस्करेज, ये नेगेटिव है। स्कूल गिव्स प्रेफरेंसेस टू बॉयज while सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर बैडमिंटन कंपटीशन एंड टू गर्ल्स फॉर म्यूजिक कंपटीशन। ठीक है, लड़कों को कहा जा रहा है कि बैडमिंटन खेलो और लड़कियों को म्यूजिक कंपटीशन में लो, ये कहलाता है जेंडर स्टेरियोटाइप, कि किसका काम किसको साझे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंटेल्स दैट विच ऑफ द सेंस, कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव CCE का जो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो क्या कहलाता है? इसके अंदर आएगा पहला कि प्लानिंग ऑन द पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, दूसरा आएगा कि मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, एंड थर्ड फोर्थ आएगा कि इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये नहीं आएगा रैंकिंग करना बच्चों की, तो उनको श्रेणीबद्ध करना, ये निगेटिव टर्म आता है। बाकी का था मूल्यांकन में माप, मापदंडों, अब ये दंड मतलब सजा नहीं है, पैरामीटर है, मापदंड पैरामीटर गिनने वाला, और उपकरणों का योजना बनाना, टूल्स ऑफ एवेल्युएशन। उसी तरह शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना भी आ गया, और शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, जम करना। वर्ड शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NAP पॉलिसी 2020। तो इसमें क्या है कि ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, कि सभी विद्यार्थी, केवल ये वाला रहेगा उसका, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। तो ये ऊपर नीचे हो गया, जिसमें से जो है तो ये थर्ड रहेगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनको सीखने और विकास का अनुकूलन करना। प्राइमरी टेस्टिंग रोड मेमोराइजेशन, ये निगेटिव हो गया, कंटेंट ओनली। और उसी तरह से यहाँ पर क्या आ गया, ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन। उसी तरह से नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के हिसाब से कौन सा कानून ये पास किया गया? पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन फॉर राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। तो ये आ गया पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाला। उसी तरह से नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है स्पिरिट ऑफ द इंक्लूजन इन अ प्राइमरी क्लासरूम। ये कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से, स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन, वर्णन करता है। तो कौन सा हो जाएगा? टीचर
प्रैक्टिसेस कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, कि शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करते हुए, ये क्यों नहीं हुआ, डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, कि उससे बच्चों से कोई उम्मीद ही नहीं जता पाते, प्री जज करना टुवर्ड द चिल्ड्रन फॉर सर्टन कास्ट ग्रुप, तो एक ग्रुपिंग हो गया, पूर्वग्रह रखता है और प्रमोट करता है ओनली लैंग्वेज यूनिफॉर्म। उसी तरह से नेक्स्ट हो गया द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइंस द गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, गिफ्टेड स्टूडेंट क्या रहेंगे, लर्न करेंगे रैपिडली एंड रिटेन्स करेंगे और इस अलर्ट नीली ऑब्जर्वेंट एंड रिस्पॉन्ड क्विकली, और थर्ड भी हो जाएगा कि परफॉर्म करेगा बेटर विथ एक्सेलरेशन, कि त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करना, सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद भी करते हैं। उसी तरह 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद सेवर विजुअल इम्पेयरमेंट, कि विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर कौन सी हिकमत अमली नहीं रहेंगी, यूज ऑफ कंप्यूटर, कि जिसको दिखता नहीं उसको कंप्यूटर दे देना विजुअल प्रेजेंटेशन वाला, तो ये नहीं रहेगा, फेल्ट बुक्स एंड फेल्ट बोर्ड्स, फेल्ट मतलब महसूस किए जाने वाला, तो महसूस किए जाने वाली किताबें बिंदुओं से उनको समझाना, 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट के 3D मैप से भी उनको समझ में आएगा हाथ से, स्पीकिंग क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली, कि वाजह तौर पर बोलना और पढ़ना। उसी तरह से नेक्स्ट है कि असर्शन है कि टीचर शुड प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट, और रीजन है कि ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, कि सारे बच्चों में पोटेंशियल होता है पढ़ने का, बिकॉज टीचर शुड प्रोवाइड, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि एज वेल एज टीचर शुड प्रोवाइड, एज वेल एज भी जोड़ सकते हैं बट नहीं करे तो, या बिकॉज नहीं करे तो एज वेल एज टीचर शुड प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट, कि मानी फेज लर्निंग होना ये तो पॉजिटिव टर्म आ ही गया, और पोटेंशियल भी होता है बच्चों में पढ़ने का। A student with external locus of control would attribute his or her failure in the examination to bad luck, कि बुरी किस्मत, कि एक विद्यार्थी जो निर्णय नियंत्रण के बाहर अधिकारिता में विश्वास रखता है, कि वो क्या करता है कि नियंत्रण के बाहर है, मतलब कंट्रोल के आउटसाइड में, ऐसे पे उसका बिलीव है, ऐसा विश्वास रखता है कि परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसको बताता है, कि हाय मेरी किस्मत, फूटी किस्मत, कि बैड लक, क्वालिटी एटीट्यूड नहीं है, लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं मान रहा है वो, और लैक ऑफ एबिलिटी नहीं मान रहा है, तो ये तीन चीजें भी हो सकती है, लेकिन वो बैड लक को कर रहा है, तो क्या हो गया, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल अगर खो दिया विथ एट्रीब्यूट ही सर, तो उसको करार दे रहा है बैड लक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, मेथड्स ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन, ways of supporting students in risk taking, putting students of some ability in one group, तो ये तो ग्रुपिंग हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, बाकी सारे पॉजिटिव है, वेरिड मेथड ऑफ असेसमेंट, आकलन के भिन्न भिन्न विधियाँ, तो ये पॉजिटिव हो गया, वेज ऑफ सपोर्टिंग ये पॉजिटिव है, टेकिंग रिस्क टेकिंग, और अरेंजिंग मटेरियल टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन भी पॉजिटिव है, तो थर्ड सिर्फ नेगेटिव था वो नहीं रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, मिलकर पढ़ना, रेसिप्रोकल का भी मतलब क्या होता है कि पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, रेसिप्रोकल भी होता है ग्रुप में, सोशल आइसोलेशन मतलब ब्रेक डाउन हो गया, सोशल तो आपने देख लिया, लेकिन आइसोलेशन मतलब ब्रेक डाउन हो गया, पृथक्करण, सीरिएशन क्रमबद्धता, शेपिंग ढालना, तो ये दो भी नहीं हुए। मोहन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को विद कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज टू हेल्प देम लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बताने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। Farha asked students to brainstorm on possibilities of making waste disposal on a mechanical task so that people do not have to do these menial tasks. Both the teachers and both the teachers are employing dash in their classroom. कि मोहन ने विद्यार्थियों को, मोहन एक टीचर को कहा जा रहा है, उसने क्या किया, विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए, अलग अलग बर्तन, और उसमें क्या किया, फरहा ने अपने विद्यार्थियों को क्या किया, ये भी टीचर है, उसने कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावना पर मानस मंथन के लिए कहा। फरहा ने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए पॉसिबिलिटीज फॉर मेकिंग वेस्ट डिस्पोजल, कि क्या क्या बन सकता है खराब चीजों से। दोनों अध्यापिका अपनी कक्षा में किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी, तामीराती वे में काम कर रहे हैं। उसके बाद असर्शन है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द सोशो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट इन एन एजुकेशनल सेटअप,
इस शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इमोशंस प्लेस a significant role in cognition because apart from learning, academic learning, it is important to focus on the socio-emotional needs of student in an educational setup। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहला हो गया both A and R true and R is the correct explanation of A। अंडरस्टैंडिंग एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन एकेडमिक वर्क क्या होता है, रिलेवेंट होता है, रिलेटेड है अंडरस्टैंड करने, टीचिंग एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस के क्या पढ़ाया गया और क्या सीखा, दोनों प्रोसेस को समझने के लिए रिलेवेंट होता है। कि अंडरस्टैंडिंग एरर्स के गलतियों को समझना, शैक्षणिक कार्य में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना, इनमें से क्या है, तो शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। बाकी क्यों नहीं हुआ, नॉट रिलेवेंट था तो ये निगेटिव हो गया था। ओनली टू जज ये निगेटिव हो गया था। और रिलेवेंट इज मर्ली, मर्ली का मतलब भी क्या होता है, केवल, मर्ली सोलली। तो ये टर्म आप याद रख सकते हो। उसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, मेटाकॉग्निशन भी आता है, ओन वे में आता है, एनालिसिस भी आता है, रिफ्लेक्शन भी आता है, तीनों भी, मनन, विश्लेषण, प्रासंज्ञान। तो ये हो गया समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। उसी तरह से है अनीता, अ टीचर ऑफ फोर्थ ग्रेड इज फोकसिंग अ सिचुएशन इन हर क्लास वेयर several students are reporting boardroom in ongoing theme। In this scenario she should, क्या अनीता एक टीचर है चौथी क्लास की, तो वो क्या कर रही है, फेस कर रही है सिचुएशन के जो चौथी कक्षा की अध्यापिका है एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना है कंटेंट ऑफ लेसन एंड मेथड ऑफ टीचिंग के पाठ्य के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करना है कि पढ़ाने का तरीका कहीं बहुत ही बोरिंग वाले तो नहीं हो रहा है, नींद तो नहीं आ रही बच्चों को। तो पनिश करना, इग्नोर करना और नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, ये वाला निगेटिव हो गया। उसी तरह से है व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट टू इनकरेज देम टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फॉर अ टास्क। इंट्रिंसिकली मतलब अंदरूनी तौर पर मोटिवेट होना। तो अंदरूनी तौर पर मोटिवेट कैसे होगा, वर्किंग ऑन दिस इज सो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन लर्न इन दिस एक्टिविटी। कि इस तरह से काम करना बहुत दिलचस्प है, तो देखते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं इसको। लेट में सी हु फिनिशेस फर्स्ट, अगर ऐसा कर दिया जाए, हु इज स्मार्ट, अगर ये टर्म इस्तेमाल किया जाए तो ये दिखाने के लिए हो जाएगा, अंदरूनी तौर पर नहीं होगा। द स्टूडेंट हु फिनिशेस फर्स्ट विल गेट 5 स्टार। 5 स्टार मतलब उसका चॉकलेट नहीं है, 5 स्टार वाला, इसको 22 स्टार। और दोस्त हु डू नॉट फिनिश क्विकली विल नॉट गो आउट एंड प्ले द गेम्स पीरियड, कि उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, इसमें उस पर प्रेशर पड़ेगा तीनों में। लेकिन ऐसा कहना कि इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि में क्या क्या सीख सकते हैं, इस तरह तो बच्चे इंटरेस्ट से काम करेंगे, तो ये इंट्रिंसिकली मोटिवेशन हो जाएगा। 1 मिनट रह गया है। पेस ऑफ लर्निंग, क्या रफ्तार, सीखने की गति कैसी होती है, तो डिपेंड होती है इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एनवायरमेंटल फैक्टर पे होती है, सोलली सोलली। और इंडिपेंडेंट ये नेगेटिव हो गया। और ये मीटिंग भी खत्म हो गई, इसको पढ़ लीजिए लास्ट वाला। ये पेस, गति, रफ्तार सीखने की डिपेंड होती है इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एनवायरमेंटल फैक्टर। और अभी नमाज के बाद मतलब असर के बाद में फिर से 6 बजे मीटिंग की लिंक भेजी जाएगी। तो इसमें शायद दूसरा टॉपिक भी लिया जा सकता है, तो उसको नाम लिखकर आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।